जय हिंद दोस्तों। बेसिक कंप्यूटर चल रहा था, बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल। आज अपन लेते हैं सीपीयू और एक पॉइंट है छोटा सा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट से भी एक क्वेश्चन आता है, रजिस्टर से भी क्वेश्चन आता है, सीपीयू से भी क्वेश्चन आता है। आज की जो क्लास है वो 3 क्वेश्चन देके जाएगी आपको। इंपॉर्टेंट क्लास है, तीनों अलग अलग चैप्टर है, समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपने दिमाग में आना चाहिए सीपीयू क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले मेमोरी चल रही थी तो मेमोरी यूनिट में अपन मेमोरी को ही निपटा देते हैं। तो बच्चों एक चीज तो आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां से ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ कि क्वेश्चन नहीं आता हो। क्लियर? हर बार यहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर? छोटा सा चैप्टर है, सबसे पहले अपन इसी को खत्म कर देते हैं, मेमोरी यूनिट को। तो देखिए, तो अगर कोई ये पूछे मेमोरी यूनिट क्या है, तो मेमोरी यूनिट कौन कौन सी है, मेमोरी यूनिट कौन कौन सी है बच्चों। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट कौन कौन सी है समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं मेमोरी यूनिट की, तो देखिए कुछ पॉइंट है। मेमोरी क्या है? तो मेमोरी बच्चों डेटा को स्टोर करने के लिए बनी हुई है बच्चों। क्लियर? मेमोरी यूनिट क्या है? तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, ये क्वेश्चन आ जाता है। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सबसे छोटी यूनिट मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, या स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ये सबसे छोटी यूनिट, एक ही बात है, सबसे छोटी यूनिट तो कौन सी है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, छोटी यूनिट कौन सी है? तो बच्चों याद रखना, इसका आंसर आता है बिट बच्चों। क्लियर? या सबसे छोटी यूनिट ऑफ स्टोरेज बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? बिट बच्चों। क्लियर? अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई ये पूछे स्मॉलेस्ट सर्किट फॉर स्टोरेज बच्चों। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट सर्किट, स्मॉलेस्ट सर्किट, सर्किट फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज, स्टोरेज क्या है? तो बच्चों याद रखना, सबसे छोटा सर्किट स्टोरेज के लिए क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है बच्चों। क्लियर? एक और होता है कि फ्लिप फ्लॉप कैसा सर्किट है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप एक सिक्वेंशियल सर्किट है, सिक्वेंशियल बच्चों, सिक्वेंशियल सर्किट है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये दोनों चीज तो हमारे क्लियर हो गई। क्लियर? सर्किट पूछे तो आपको फ्लिप फ्लॉप बताना है, और अगर यूनिट पूछे तो आपको बिट बतानी है बच्चों। क्लियर? याद रखिए, बिट कितनी होती है, कोई आपसे ये पूछ ले कि बाइनरी बिट कितनी होती है बच्चों। क्लियर? तो बाइनरी बिट कितनी होती है, कोई आपसे ये पूछे बाइनरी बिट कितनी होती है, तो याद रखना आपको आंसर देना है 2। तो बाइनरी बिट कितनी होती है या बिट कितनी होती है, तो बाइनरी बिट या फिर बिट कितनी होती है, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि बाइनरी बिट कितनी होती है या बिट कितनी होती है। तो बिट बच्चों 2 है। कौन कौन सी है? एक तो 0 और एक क्या है? 1। क्लियर? ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई ये कहे ऑक्टल, ऑक्टल डिजिट कितनी होती है, ऑक्टल डिजिट कितनी होती है, तो ऑक्टल डिजिट बच्चों कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन सी? तो 0 से लगा के कहां तक? 7 तक। तो 0 1 2 3 से लगा के कहां तक? 7 तक। अगर कोई ये पूछे डेसिमल डिजिट कितनी होती है, तो डेसिमल डिजिट जैसे भी आपसे पूछे वैसे आपको आंसर देना है। डेसिमल डिजिट बच्चों आपकी 10 होती है, 0 से लगा के 9 तक बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर वो ये कहे हेक्साडेसिमल डिजिट कितनी होती है, तो हेक्साडेसिमल, डेसिमल डिजिट कितनी होती है, तो हेक्साडेसिमल डिजिट क्या होती है, तो बच्चों टोटल 16 होती है। कहां से कहां तक? 0 to 9 तक, और बच्चों A to F तक। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई ये पूछे बाइनरी डिजिट कितनी है, तो बाइनरी डिजिट बच्चों जैसी आपसे पूछे वैसा आंसर देना है। तो बाइनरी डिजिट को ही अपन बिट कहते हैं, और बिट 2 होती है, 0 और 1 बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक चीज और लिखा था आपने सीक्वेंशियल सर्किट, वो क्या होता है? तो दुनिया में जितने भी सर्किट होते हैं उनको 2 तरीके से बांटा गया। दुनिया के जितने भी सर्किट है उनको 2 तरीके से, एक तो होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट बच्चों। क्लियर? और एक कौन सा होता है, तो एक होता है आपका सिक्वेंशियल सर्किट बच्चों। क्लियर? सिक्वेंशियल सर्किट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इन दोनों में अंतर क्या है? आपको पता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, कहां पर? कंप्यूटर टीचर में, जैसे डिकोडर, एनकोडर, ये सब। तो ये क्या करते हैं, वो सर्किट जो इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशनल बच्चों। क्लियर? यहाँ पर ये इनपुट लेते हैं और कैलकुलेट करके आउटपुट दे देते हैं बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। या फीडबैक नहीं होता है, या फीडबैक नहीं होता, या मेमोरी नहीं होती है, फीडबैक और मेमोरी की बात नहीं होती बच्चों। क्लियर? तो ऐसे सर्किट कौन से सर्किट कहलाते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट बच्चों। सिक्वेंशियल सर्किट कौन से सर्किट है, तो जो इनपुट तो लेते हैं, आउटपुट देते हैं, और ये आउटपुट वापस इनपुट में चला जाता है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, जिनके अंदर फीडबैक लगता है, फीडबैक लगता है वो सिक्वेंशियल सर्किट है बच्चों। क्लियर? जो मेमोरी बनाने के काम में आते हैं,
वो सिक्वेंशियल सर्किट है बच्चों, क्लियर। अगर इनके एग्जाम्पल दे अपन सिक्वेंशियल सर्किट के, तो सबसे छोटा एग्जाम्पल लैच है बच्चों, क्लियर। दुनिया का सबसे छोटा सिक्वेंशियल सर्किट कौन सा है? लैच। दुनिया का सबसे छोटा सिक्वेंशियल सर्किट, सबसे छोटा सिक्वेंशियल सर्किट कौन सा है? तो सिक्वेंशियल सर्किट है लैच, है बच्चों, क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन आप तो अभी ये कह रहे थे कि फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप तो बच्चों सबसे छोटी मेमोरी है, क्लियर। तो दुनिया का सबसे छोटा सिक्वेंशियल सर्किट बोले तो लैच है, और दुनिया की सबसे छोटी बच्चों मेमोरी सर्किट बोले, सबसे छोटी मेमोरी सर्किट बोले, तो मेमोरी सर्किट बच्चों कौन सा है? तो फ्लिप फ्लॉप है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना। उसमें डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, इसमें लैच में, क्योंकि इसमें क्लॉक नहीं होती। तो याद रखिए फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं बात करूं, तो फ्लिप फ्लॉप की जो डेफिनेशन बनती है, उसमें दो चीज है, लैच विद क्लॉक बच्चों, क्लियर। क्लॉक का मतलब टाइमर, तो लैच प्लस क्लॉक मिलकर ही आपका क्या बनाता है? फ्लिप फ्लॉप। तो बच्चों ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। एक चीज और याद रखिए, इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं? तो बच्चों आपका लैच हो गया, आपका फ्लिप फ्लॉप हो गया, काउंटर हो गया, रजिस्टर हो गया। सिक्वेंशियल सर्किट में और कौन आता है? तो बच्चों सिक्वेंशियल सर्किट के अगर एग्जांपल दूं, तो लैच हो गया, लैच इसके अंदर आता है, फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर आता है। आपको ये नाम याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा काउंटर हो गया बच्चों, काउंटर के बाद क्या हो गया? रजिस्टर हो गया, क्लियर। ये जितने भी है ये सब सिक्वेंशियल सर्किट है बच्चों। लैच से मिलकर फ्लिप फ्लॉप बनता है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर काउंटर से मिलकर रजिस्टर बनता है, क्लियर। ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशनल सर्किट में, तो बच्चों आपने डिकोडर बार बार आपके आ रहा है, डिकोडर है, इसका उल्टा एनकोडर है, डिकोडर एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर है बच्चों, क्लियर। मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है बच्चों, क्लियर। डीमल्टीप्लेक्सर क्या था? एडर है, सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर है, एडर है, सब्ट्रैक्टर है, क्लियर। सब्ट्रैक्टर, क्लियर। तो डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर बच्चों, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर है, सब्ट्रैक्टर है, क्लियर। ये सब के सब क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशनल सर्किट है, क्लियर। तो इसका मतलब जो आउटपुट है वो करंट इनपुट पे टिका हुआ है। यहाँ आउटपुट जो है वो करंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट के ऊपर भी टिका हुआ है। यहाँ मेमोरी बनती है, याददाश्त बनती है, फीडबैक लगता है, फ्लिप फ्लॉप होता है, लैच होता है। सबसे छोटा सर्किट लैच होता है, लैच में क्लॉक नहीं होती, क्लॉक और जोड़ दे तो फ्लिप फ्लॉप मिलकर, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मिलकर क्या बनता है? काउंटर से मिलकर बनता है रजिस्टर बच्चों, क्लियर। तो सर्किट कितने तरीके के होते हैं? दो, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट। यहाँ तक अगर आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। एक बार कमेंट करते चलिए कि हाँ सर यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, दिमाग में लाइए। मेमोरी सर्किट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, मेमोरी यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। मेमोरी सबसे छोटे यूनिट क्या है? तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट है बच्चों, क्लियर। दूसरा पॉइंट, मेमोरी का सबसे छोटा सर्किट क्या है? तो मेमोरी का सबसे छोटा सर्किट फ्लिप फ्लॉप है। अच्छा, फ्लिप फ्लॉप किस तरीके का सर्किट है? तो फ्लिप फ्लॉप एक सिक्वेंशियल सर्किट है। दुनिया का सबसे छोटा सिक्वेंशियल सर्किट क्या है? तो दुनिया का सबसे छोटा सिक्वेंशियल सर्किट लैच है। अगर लैच में क्लॉक और जोड़ दे तो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, और क्लॉक जोड़ते इसमें 1 और 0 को होल्ड करने की कैपेसिटी आ जाती है। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बार बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल। दुनिया में जितना भी सर्किट है उसको दो ही तरीके से बांटते हैं, या तो कॉम्बिनेशनल होगा या सिक्वेंशियल होगा, क्लियर। अब कॉम्बिनेशनल है तो करंट इनपुट के ऊपर ही करंट आउटपुट टिका हुआ है, और करंट आउटपुट करंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट के ऊपर भी टिका हुआ है बच्चों, क्लियर। तो ये जो डायग्राम होते हैं इनमें डेटा होल्ड होते हैं बच्चों, क्लियर। इनको कहते हैं सिक्वेंशियल सर्किट बच्चों, क्लियर। दुनिया का सबसे छोटा सिक्वेंशियल सर्किट लैच है, फिर फ्लिप फ्लॉप, फिर काउंटर, फिर रजिस्टर। इनको पढ़ना नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है, क्लियर। यहाँ पर आ जाइए, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, सब्ट्रैक्टर, ये सब क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है, क्लियर। यहाँ तक अगर आपके समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर आपका जो टॉपिक था वो क्या था आज का, जो अपने कोर्स में उस टॉपिक पे आइए। टॉपिक है आपकी मेमोरी यूनिट बच्चों, क्लियर। तो मेमोरी यूनिट कौन कौन सी है, क्लियर। अब चलिए अपन 2-3 पॉइंट और देखते हैं। एक बच्चों एक चीज ये याद रखना, मेमोरी यूनिट कौन कौन सी है। बीच बीच में मैं दूसरी चीज भी आपको बताता रहता हूँ, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। स्टैंडर्ड साइज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, क्लियर। अब कोई ये पूछे कि स्टोरेज की स्टैंडर्ड इकाई क्या है, स्टोरेज की स्टैंडर्ड इकाई क्या है?
तो स्टोरेज की स्टैंडर्ड इकाई यूनिट क्या है? तो बच्चों याद रखना बाइट होती है। क्या होती है? बाइट होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। डेटा ट्रांसफर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? डेटा ट्रांसफर अगर कोई पूछे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, किसी स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा ट्रांसफर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? तो डेटा ट्रांसफर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? तो बच्चों बाय डिफॉल्ट बिट पर सेकंड होता है, बिट पर सेकंड होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। डेटा ट्रांसफर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है बिट पर सेकंड। क्लियर बच्चों? तो ये इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। स्टोर जब करते हैं तो अपन बोलते हैं बाइट, और डेटा ट्रांसफर करते हैं तो अपन बोलते हैं बिट पर सेकंड। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बाइट और बिट और ये तो अब तो चलते ही नहीं, अब तो किलोबाइट, मेगाबिट ये चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ रहा है तो उनको भी समझना। अब बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है मेमोरी यूनिट। तो दुनिया की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या है? बिट है। बच्चों क्लियर? बिट कौन कौन सी है? या तो 0 है या 1 है। बच्चों क्लियर? बिट के बाद आता है निब्बल। निब्बल क्या होता है? 2-2, 3-3 मिनट का टॉपिक है, अलर्ट रहना। निब्बल किसको कहते हैं? ये 4 बिट कौन एक निब्बल कहते हैं। पिछली बार आईए के एग्जाम में आया था, निब्बल बराबर 4 बिट होता है। बच्चों क्लियर? अगर मैं ऐसे लिख दूं 101, ये एक निब्बल है। बच्चों क्लियर? अगर मैं लिख दूं 1001, ये भी एक निब्बल है। बच्चों क्लियर? तो निब्बल क्या होता है? ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। बिट क्या होता है? ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है? 8 बिट के कलेक्शन को अपन बाइट कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो 8 बिट के कलेक्शन को अपन बाइट कहते हैं। क्लियर? और स्टोरेज की जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड कैपेसिटी है वो क्या है? बाइट में काउंट होती है। अब बाइट के बाद आ जाइए वर्ड। तो वर्ड बच्चों फिक्स नहीं है, वर्ड है वो फिक्स नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वर्ड फिक्स नहीं है। बच्चों क्लियर? कोई ये पूछे कि सर क्या वर्ड फिक्स है? तो वर्ड फिक्स नहीं है। ये वर्ड किसके ऊपर टिका हुआ है? ये माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर टिका हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर के ऊपर टिका हुआ है। बच्चों क्लियर? बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेटा बस कितनी होती है? 8 होती है। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर। कुछ माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट के होते हैं, तो 4 बिट के होते हैं। जैसे 4004 माइक्रो प्रोसेसर, 4004 माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट का होता है। ऐसे ही 8008 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का होता है। कुछ माइक्रो प्रोसेसर है जैसे 8086, ये माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का होता है। बच्चों क्लियर? लेकिन मॉडर्न की अगर मैं बात करूं, मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर, बच्चों क्लियर? मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर जितने भी आ रहे हैं तो वो किस साइज के आ रहे हैं? क्योंकि ये तो लगभग बंद ही हो गए, तो वो आ रहे हैं 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है, 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है। बच्चों क्लियर? अगर अपन बात करें शक्ति, तो शक्ति जो माइक्रो प्रोसेसर है, बच्चों क्लियर? इसकी बात कर रहा हूं मैं, शक्ति। तो शक्ति जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जो साइज, डेटा बस की साइज है वो कितना है? 64 बिट की है। बच्चों क्लियर? तो वर्ड फिक्स नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन माइक्रो प्रोसेसर। बच्चों क्लियर? तो वर्ड फिक्स नहीं है, इसको कौन डिसाइड करता है? तो डेटा बस की साइज डिसाइड करती है। डेटा बस की साइज डिसाइड करती है, कि साइज डिसाइड करती है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हाँ बिल्कुल क्लियर है, वर्ड फिक्स नहीं है, बाकी बिट फिक्स है, निब्बल फिक्स है, बाइट फिक्स है। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ये क्वेश्चन आजकल आ रहा है। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इंडिया वो 64 बिट का है। बच्चों क्लियर? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इंडिया, प्रोसेसर ऑफ इंडिया। बच्चों क्लियर? तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इंडिया वो 64 बिट का है। बच्चों क्लियर? कब आया था? ये 2018 के अंदर आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मेमोरी यूनिट्स है। बच्चों क्लियर? लेकिन उसके आसपास के सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कराता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन क्या बनते हैं। क्लियर? ऐसे कोई टॉपिक चलता है तो उस टॉपिक के आसपास का पूरा इलाका कवर करने की अपन कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट। बिट आपके समझ में आ गई। बिट के बाद क्या होता है? तो बिट के बाद होता है बच्चों बाइट, निब्बल। बच्चों क्लियर? तो निब्बल भी आपके समझ में आ गई, निब्बल होता है। निब्बल के बाद क्या होता है? तो निब्बल के बाद क्या होता है बच्चों? बाइट होता है। क्लियर? अब चलिए, अब बच्चों खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। वो ये पूछता है इनमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो अगर मैं बाइट के बाद बात करूं किलो बाइट, तो किलो बाइट। बच्चों क्लियर? तो किलो बाइट की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूँ? किलो बाइट। तो किलो बाइट में क्या होता है? 2 की पावर 10 बाइट होता है। बच्चों क्लियर? अब बच्चे बहुत सारे इसको 1000 लिख देते हैं, जबकि 1000 नहीं होता, 1024 बाइट होता है। बच्चों क्लियर? चलिए, किलो बाइट के बाद अपन बात कर लेते हैं मेगाबाइट। तो मेगाबाइट की अगर मैं बात करूं, तो मेगाबाइट बच्चों 2 की पावर 20 बाइट के बराबर होता है, 2 की पावर 20 बाइट। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, किलो बाइट, मेगाबाइट, फिर आ जाइए क्या? गीगाबाइट में क्या होगा? गीगाबाइट। तो गीगाबाइट के अंदर क्या होगा? तो गीगाबाइट के अंदर बच्चों अब 2 की पावर 30 बाइट आ जाएगा। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। टेराबाइट। बच्चों क्लियर? ये क्या है? टेराबाइट।
तो टेराबाइट के अंदर क्या आ जाएगा, तो ये होगा 2 की पावर 40 बाइट। क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपको समझना है। पेटाबाइट नाम से पता चल रहा है 5 की बात कर रहा होगा, तो ये पेटाबाइट है बच्चों। क्लियर, पेटाबाइट। तो ये बताइए ये क्या बनेगा, 2 की पावर 50 बाइट होगा। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब पेटाबाइट के बाद आ जाइए एक्साबाइट बच्चों। क्लियर, एक्साबाइट, एक्साबाइट, एक्साबाइट। तो एक्साबाइट कितना है, तो एक्साबाइट का मतलब होता है 2 की पावर 60 बाइट बच्चों। क्लियर, एक्साबाइट के बाद आ जाइए आप जेटाबाइट, 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 जेटाबाइट। जेटाबाइट में कितना होगा, तो जेटाबाइट के अंदर बच्चों याद रखना 2 की पावर 70 बाइट। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इजी पढ़ो, इजी, लेकिन इसमें आता है क्वेश्चन, इसलिए तो कंप्यूटर टीचर दिया होगा तो सबसे बड़ी यूनिट पूछी थी। फिर बच्चों आईए दिया था तो आपसे पूछा गया था कि कितने बाइट के बराबर इतना होगा। तो ये सब चीजें आपकी आती है, इनको करके जाना है। योटा बाइट क्या होता है, योटा बाइट बच्चों। क्लियर, येटा बाइट, योटा बाइट क्या होता है, योटा बाइट बच्चों। क्लियर, इसमें थोड़ी गलत हो गई। योटा बाइट क्या होता है, योटा बाइट। तो योटा बाइट क्या होता है, तो योटा बाइट इसके जस्ट आगे 2 की पावर 80 बाइट होता है बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों दो चीज और होती है। क्लियर, एक तो होता है ब्रूनो बाइट और एक होता है जेपो बाइट। अब करो तो करो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं। इनकी स्पेलिंग देख लेना, पहले आता है ब्रूनोटो बाइट और फिर आता है जियो बाइट बच्चों। क्लियर, ब्रूनोटो बाइट और जियो बाइट बच्चों। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एक होता है ब्रूनोटो बाइट। क्लियर, ये मैं पहली बार लिखवा रहा हूँ, इससे पहले वाले नोट्स में नहीं था ये, है ना। ब्रूनोटो बाइट, ब्रूनोटो बाइट बच्चों। क्लियर, ब्रूनोटो बाइट बच्चों। ये कितना हो गया, तो ब्रूनोटो बाइट हो गई 2 की पावर 90 बाइट बच्चों। क्लियर, खैर इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना पूछता नहीं है। एक होता है जेपो बाइट, जेप। क्लियर, तो ये है जेपो, जेपो बाइट, जेपो बाइट, जेपो बाइट। ये कितना है, तो 2 की पावर 100 बाइट है। क्लियर, इतना आपको ध्यान रखना। तो बच्चों ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, अधिकतर बच्चों यही ऑर्डर आता है, किलो बाइट से लगा के योटा बाइट तक। क्लियर, तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या आता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है। अभी जो आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ऐसे आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है कि 1 टेराबाइट बच्चों। क्लियर, ये बोल देता है 64 टेराबाइट के अंदर, टेराबाइट के अंदर अंदर कितनी बिट होगी, कितनी बिट होगी बच्चों। क्लियर, कितनी बिट होगी। अब बच्चों जो ऑप्शन है वो 2 की पावर में दे देता है वो। क्लियर, अब 2 की पावर में देता है तो चेक कर लेते हैं 2 की पावर में कितना होगा, तो 64 टेराबाइट। अब एक बार बताइए 64 है, अब टेराबाइट है तो आपको पता है ये किलोबाइट है, ये मेगाबाइट है, सॉरी ये क्या है आपका किलोबाइट है बच्चों। क्लियर, किलोबाइट है। ये आपका क्या है, मेगाबाइट है। मेगाबाइट में 2 की पावर 20 है बच्चों। क्लियर, इसी तरीके से मेगा के बाद गीगाबाइट है, ये 2 की पावर 30 है। फिर टेराबाइट है, टेराबाइट के अंदर क्या होगा, तो 2 की पावर 40 है। यहां तक क्लियर, 2 की पावर 40 ये हो गया टेराबाइट। अब बच्चों एक बार बताइए, तो 2 की पावर 40 अगर मैं कर दूं तो ये हो गया टेराबाइट, टेराबाइट का बाइट हो गया बच्चों। क्लियर, ये बाइट में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ये क्या है, बाइट हो गया बच्चों। आपको पूछा गया 64 टीबी में कितने बिट होती है, के अंदर कितनी बिट होती है बच्चों। क्लियर, कितनी बिट होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आने लग गए आजकल, होती है। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं देखिए, 64 बिल्कुल एजिटी लिख दो और इसको अपन को बाइट में कन्वर्ट करना, हर चीज को बाइट में कन्वर्ट करना। अब बच्चों ये तो हो गया बाइट, तो ये तो हो गया 64। अब 64 को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर, इसको मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ क्योंकि 64 ये 2 की पावर 40 हो गया बच्चों। क्लियर, बाइट और 8 बिट, 8 को अपन 2 की पावर 3, तो ये क्या हो गया आपका बिट हो गया बच्चों। क्लियर, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 40 बच्चों। क्लियर, बिट है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो वापस 2 की पावर 49 बिट बच्चों। क्लियर, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 49 बिट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आपको आंसर देना है। एक बार कमेंट कर दो किस तरीके के आंसर आते हैं। एक तो इनमें कंपैरिजन आता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक है आप सर्किट्स के बारे में पूछ सकता है, सबसे छोटी यूनिट के बारे में पूछ सकता है, इनमें से सबसे बड़ी यूनिट के बारे में पूछ सकता है, 2 की पावर में पूछ सकता है। ये चीज ध्यान रखना है, एक होता है बाइट और एक होता है बिट। क्लियर, तो जैसा अगर कैपिटल बी दे रखा है तो बाइट होता है, स्मॉल बी दे रखा है तो बिट होता है। क्लियर, जैसा क्वेश्चन वैसा आपको आंसर देना है। 64 टीबी के अंदर कितनी बिट होती है और 2 की पावर में आंसर है। तो चलिए 2 की पावर में आंसर है, और आंसर आप देख लेना। 2 की पावर जैसे 46 बिट होती है, या 2 की पावर 48 बिट होती है बच्चों। क्लियर, या 2 की पावर 39 बिट होती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो 64 को ये लिख सकते हैं, 2 की पावर 40 लिख दिया। बाइट है तो 2 की पावर 3, ये क्या हो गया, बिट हो गया। अब बिट है तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 40, 2 की पावर 49। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए अब बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको वापस देखना है।
क्वेश्चन क्या है, आज का जो पहला पॉइंट है वो मेमोरी यूनिट के बारे में चल रहा है। अब क्वेश्चन अगर आपसे ये कह दे कि 1 जीबी गीगाबाइट के अंदर, गीगाबिट के अंदर 1 जीबी में कितने कितने किलोबाइट होते हैं, कितने किलोबाइट होते हैं बच्चों, इस बार उसने बाइट पूछा है, कितने किलोबाइट होते हैं बच्चों, क्लियर, कितने केबी होते हैं, क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। वापस बोल देता हूं मैं, 1 जीबी में कितने केबी होते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको बिट दे रखा है और ये आपको क्या पूछा गया, बाइट, ठीक है। पहले अपन बाइट कर लेते हैं, हमेशा बाइट में तो लेके आना ही है इसको। तो 1 हो गया बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जीबी की अगर मैं बात करूं तो जीबी को क्या कहते हैं, तो सबको पता है जीबी को अपन कहते हैं गीगा, गीगा का मतलब 2 की पावर 30 बच्चों, क्लियर। 1 इंटू 2 की पावर 30 बिट हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन को इसको बाइट में कन्वर्ट करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बिट है 1 जीबी मतलब 2 की पावर 30 बिट। अब बच्चों 2 की पावर 30 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो ये बाइट हो गई, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ये बाइट हो गई, इसको मैं किलो बाइट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो किलो बाइट में 2 की पावर 30 तो ये है, और बच्चों 2 की पावर 3 ये बाइट हो गई, और इसको 2 की पावर 10 से और डिवाइड कर दीजिए बच्चों, क्लियर। तो ये जो बाइट है ये किस में कन्वर्ट हो गई, किलो बाइट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका आंसर है, ऊपर 30 है नीचे 13 है, तो बच्चों आंसर आएगा 2 की पावर 17, 2 की पावर 17 किलो बाइट बच्चों, क्लियर। या फिर 7 को अलग कर लीजिए, 2 की पावर 17 बच्चों, क्लियर। तो 2 की पावर 17 किलो बाइट रहने दो, क्योंकि 2 के ऊपर ही आंसर होगा, तो 2 की पावर 17 किलो बाइट बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आज एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है बच्चों। टॉपिक का क्या नाम है, तो टॉपिक का नाम है मेमोरी यूनिट्स, किस तरीके से अपन को करना होता है, क्लियर। सर जे सिंबल जेड भी 2 बार लिखा गया है, ठीक है। एक तो होता है जेटाबाइट, क्लियर, और एक होता है जेपोबाइट, क्लियर। जेपोबाइट देखिए, एक तो होता है जेटाबाइट, ये है जेटाबाइट, और एक जियोबाइट होता है, जे नहीं होता, जी होता है, जी होता है ना, जियोबाइट। ये टाइपिंग मैंने थोड़ी सी गलत कर दी, क्योंकि इनका कोई योग GE स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, है ना, जियोबाइट, क्लियर, जियोबाइट, ये जेड मत लगाना है अपन, ऐसे रहने तो इसको जियोबाइट, क्लियर। तो ये पॉइंट अब क्लियर है आपके। स्पेलिंग और देख लेते हैं अपन, जियोबाइट की स्पेलिंग क्या है, तो जियोबाइट की स्पेलिंग है GEOP बाइट, GEOP बाइट बच्चों, क्लियर। तो ये आपका कहाँ है, ये रहा GEOP बाइट, क्लियर, जियो बाइट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए, तो क्वेश्चन है 1 जीबी में जीबी, बी का मतलब बिट है बच्चों, क्लियर। तो ये क्या है आपका बिट है, बिट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो एक इतने बिट में कितने किलो बाइट होते हैं, तो कॉमन सी बात है, इसका मतलब इतना बिट है, इसका मतलब इतना बाइट है, अपन को बाइट में मिल गया। अब बच्चों 2 की पावर 10 से डिवाइड करते किलो बाइट है, सोल्व कर लिया, 2 की पावर 17 किलो बाइट है, क्लियर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्लियर। तो पहला पॉइंट लगभग लगभग खत्म होने की कगार पे है। आपको जो मेमोरी की यूनिट है उनके बीच में रिलेशनशिप बनाना है, क्लियर है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। मैंने कहा 256 टेरा टेरा टेराबाइट को टेराबाइट को टेराबाइट को मेगाबिट में कन्वर्ट करो, MB में कन्वर्ट करो, कैपिटल बी नहीं है, कन्वर्ट करो, कितना MB होता है ये पूछ रहा है, कन्वर्ट करो बच्चों, क्लियर। तो 256 TB, तो ठीक है 256 हो गया, TB मतलब 2 की पावर 40 बाइट हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेगाबिट बिट में ले आओ, 256 हो गया, ठीक है, 2 की पावर 40, ठीक है, इंटू 8 क्या हो गया, बिट हो गया, ठीक है। अब मेगा में चेंज करना है, तो 256 हो गया, ठीक है, 2 की पावर 40 हो गया, इंटू 8 हो गया, डिवाइड बाई बच्चों मेगा में 2 की पावर 20 होता है, ठीक है, और ये क्या हो गया, मेगा बिट हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से हम तक क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके की कैलकुलेशन चल रही है। 256 2 की पावर 40 बी है तो बाइट हो गया, ठीक है, 256 240 8 बिट, बिट लाना है तो बिट हो गया, ठीक है। अब बच्चों बिट की जगह मेगा बिट लाना है, मेगा का मतलब 2 की पावर 20 से डिवाइड, क्लियर, जो कन्वर्ट हो चुका, मेगा वो लाना है, 2 की पावर 20 से डिवाइड। अब बच्चों इसको बोलते हैं 2 की पावर कितना 8, ठीक है, इसको 2 की पावर 40 आई, ये 2 की पावर 3 आई बच्चों, क्लियर, 2 की पावर 3, और यहाँ पर कितना है
तो ये है 2 की पावर 20। अब सोल्व कर लेते हैं अपन। तो 20 तो 1 बच गया, 20 8 28 और 3 31, 2 की पावर 31 मेगा बिट। बच्चों क्लियर, MB ये इसका आपका आंसर होगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से आप कर लोगे। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक बार कमेंट करो। कमेंट बहुत कम आते हैं, बहुत कम स्पीड चलती है तुम्हारी। कोर्स की स्पीड होनी चाहिए जबरदस्त। हाँ जी बच्चों, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। क्लियर, क्वेश्चन है, कुछ भी हो आपकी जो इच्छा हो वो लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 64 एक्सा बाइट में कितने निब्बल होंगे, कितने निब्बल होंगे, कितने निब्बल होंगे। क्लियर, तो अपन को वही 2 के ऊपर आंसर देना है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 64 ये लीजिए, 64 एक्साबाइट 2 की पावर कितना 60, ये क्या हो गया बाइट। बच्चों क्लियर, एक बाइट में 2 निब्बल होते हैं, तो 64 इंटू 2 की पावर 60, क्लियर, इंटू 2 निब्बल। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों सोल्व कर लो, 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 ये है, 2 की पावर 60 ये है, 2 की पावर 1 ये है। तो बच्चों कुल मिला के 2 की पावर कितना हो गया 67 निब्बल। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 67 निब्बल होंगे। क्लियर, चलिए यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। कभी डिवाइड करते हैं, कभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, तो एक्सा 2 की पावर 60, क्यों, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है, तो किलोबाइट का मतलब होता है 2 की पावर 10, मेगाबाइट का मतलब क्या होता है, तो 2 की पावर 20। बच्चों क्लियर, गीगाबाइट का मतलब क्या होता है 2 की पावर कितना 30, टेराबाइट का मतलब क्या होता है 2 की पावर 40। बच्चों पेटाबाइट का मतलब क्या होता है 2 की पावर 50, 2 की पावर 50। और एक्साबाइट का मतलब क्या होता है 2 की पावर 60। क्लियर, इसके बाद जेटाबाइट का मतलब क्या होता है 2 की पावर 70। और योटाबाइट का मतलब क्या होता है 2 की पावर कितना 80। बस इतना काफी है, एनफ है, इतना ही काम आ रहा है आजकल दुनिया में, इतना ही काम आ रहा है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर, तो निब्बल पूछे निब्बल बता दो, बिट पूछे बिट बता दो, बाइट पूछे बाइट बता दो। एक बार बाइट आया, बिट बनाना है तो 8 से गुना कर दो। जैसा वो क्वेश्चन कहे वैसा का वैसा करते जाओ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्लियर, फिर अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगर कोई ये कह दे कि सर 512 पेटाबाइट है, 512 पेटाबाइट है, 512 पेटा बिट ले लेते हैं। चलो पीबी है, पीबी का मतलब पेटा बिट। बच्चों क्लियर, पीबी का मतलब यहां लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना, पेटा बिट है। अगर मैं आपसे पूछूं 512 पीबी में कितने वर्ड बनेंगे, वर्ड बनेंगे, वर्ड बनेंगे, बनेंगे यदि प्रत्येक वर्ड 32 बिट का हो, प्रत्येक वर्ड 32 बिट का हो, 32 बिट का हो। बच्चों क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वही 2 की पावर में आंसर देना। अब एक बार बताइए 512 पीबी में कितने वर्ड बनेंगे यदि प्रत्येक वर्ड 32 बिट का हो। क्लियर, तो 512 बिल्कुल ये लीजिए, पीबी अगर आपको बनाना है तो 2 की पावर कितना हो गया 70, पीबी मतलब 5। बच्चों क्लियर, 2 की पावर 50। बच्चों क्लियर, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आता है, तो 2 की पावर 50। ये क्या हो जाएगा, बिट आ गई यहाँ पर। क्लियर, तो ये पेटा बिट है तो बिट ही आएगी, बच्चों सबको पता है, पेटा बिट, पेटा 2 की पावर 50, बिट बिट का मतलब बिट आ गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये बिट आ गई 512 इंटू 2 की पावर 50 बिट। अब बच्चों अपन को वर्ड बनाना है, प्रत्येक वर्ड कितने का होगा 32, तो ये हो गया 512 इंटू 2 की पावर 50 डिवाइड बाई 2 की पावर कितना 5। बच्चों क्लियर, ये क्या बन गया, ये वर्ड बन गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ड 32 बिट का है, तो 32 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, इतने वर्ड बनेंगे। 2 की पावर कितना हो गया 9 और 2 की पावर कितना 50 और नीचे कितना आ गया 2 की पावर 5। अब बच्चों ये हो गया 2 की पावर 54 वर्ड बनेंगे। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, अब ये मैंने सारा लॉजिक आपको समझा दिया, एक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे छोटा बिट होता है, बिट से बड़ा निब्बल, निब्बल से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। क्लियर, सबके क्लियर है। एक बार कमेंट कर दो, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है अपना, नेक्स्ट चैप्टर है आज का अपना, हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है सीपीयू। सीपीयू की अपन चर्चा कर लेते हैं, सीपीयू से के इर्द गिर्द की सारी चीजें अपन देख लेते हैं। क्लियर, सीपीयू क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आए हैं, सीपीयू का क्या यूज है, सीपीयू क्या क्या काम करता है, पॉइंट्स सीपीयू। क्लियर, हाँ जी बच्चों,
पहला नहीं, दूसरा पॉइंट आपका क्या है बच्चों, सीपीयू। सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों क्लियर? तो याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कर देते हैं, वो गलत है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सीयू, बच्चों क्लियर, सीयू होता है, एक होता है एएलयू, एएलयू होता है, और एक क्या होता है, रजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है बच्चों क्लियर, रजिस्टर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। सीयू को क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। बच्चों क्लियर, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कई बार बच्चे ये कहते थे सीपीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि गलत है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल यूनिट एक पार्ट है सीपीयू का। तो याद रखिए, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। बच्चों क्लियर? और इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और रजिस्टर क्या है? तो रजिस्टर बच्चों, रजिस्टर तो रजिस्टर है, और ये भी बोल सकते हैं ये टेम्परेरी स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज है। जब तक इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास रहता है तब तक उसको होल्ड करते हैं, उसके बाद उसको खत्म कर देते हैं। बच्चों क्लियर? कुछ बिट के होते हैं, ये कितने बिट के होते हैं, 32 बिट बच्चों, 16 बिट, 8 बिट। तो 16 बिट के ही आने लग गए, या 32 बिट, 8 बिट के तो बंद हो गए, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, इस साइज के रजिस्टर होते हैं। बच्चों क्लियर? एक रजिस्टर बार बार आता है जिसके अंदर अपन बात करते हैं फ्लैग रजिस्टर, तो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो अभी रजिस्टर में पढ़ेंगे उन सब चीजों को। अभी तो अपन सीपीयू को देख लेते हैं। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है बच्चों क्लियर? तो ये डेटा फेच करने का काम करती है। अगर एक वर्ड में बोलूं तो डेटा को फेच करती है, डेटा को फेच करती है, डेटा को डिकोड करने का काम करती है। बच्चों क्लियर? तो चलिए अपन एक एक चीज को देख लेते हैं, कौन सी यूनिट क्या काम करती है। यहाँ से तो मैं साफ कर देता हूँ इनको। तो कंट्रोल यूनिट बच्चों, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बच्चों क्लियर, और रजिस्टर। रजिस्टर हो सकता है आज कंप्लीट नहीं हो, लेकिन कल कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्टर में से भी क्वेश्चन आता है, इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर कौन कौन से हैं, फ्लैग रजिस्टर को किस तरीके से डेटा सेट करते हैं, कैसे सेट नहीं करते, आप सबको पता है फ्लैग रजिस्टर। बच्चों क्लियर? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग नाम सुना ही होगा, 8085 के अंदर 5 फ्लैग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों कैरी फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है। बच्चों क्लियर? तो ये सारे के सारे मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज को अपन सोल्व करेंगे। अब आ जाइए कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। ये सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सीपीयू, इनमें से सीपीयू का कौन सा पार्ट नहीं है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू। बच्चों क्लियर? ये क्वेश्चन आ जाता है। तो विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू, नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू, पार्ट ऑफ सीपीयू। बच्चों क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला ऑप्शन आपको दे दे सीयू, दूसरा ऑप्शन दे दे आपको एएलयू, तीसरा ऑप्शन दे दे आपको केस, क्लियर, केस, और चौथा ऑप्शन दे दे आपको प्राइमरी मेमोरी। बच्चों क्लियर? तो आपका आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू। बाकी सीयू, एएलयू और केस। बच्चों क्लियर? मॉडर्न कंप्यूटर में केस भी सीपीयू के अंदर आती है। कौन कौन सी केस आती है? L1 L2 केस सीपीयू के अंदर ही आती है। बच्चों क्लियर? L3 जो केस होती है वो मदरबोर्ड पे लगी होती है। क्या ये क्लियर है बच्चों? आज का ये क्वेश्चन क्लियर है आपके? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? प्राइमरी मेमोरी इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू। बच्चों क्लियर? ये सीपीयू के बाहर होता है, मदरबोर्ड पे लगा होता है। L3 केस इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू। बच्चों L3 केस भी बाहर होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। बच्चों क्लियर? कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से बफर का काम कौन करती है। बच्चों क्लियर? एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, विच इज द बफर मेमोरी, which is the buffer memory, which is the buffer memory। बच्चों क्लियर? बफर मेमोरी, which is the buffer memory। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से बफर मेमोरी कौन सी है। तो पहला पॉइंट है HDD, हार्ड डिस्क है। दूसरा पॉइंट है प्राइमरी मेमोरी है। बच्चों क्लियर? रैम लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ रैम, यहाँ पर मैं रैम लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट है रजिस्टर। बच्चों क्लियर? रजिस्टर लिख देता हूँ यहाँ पर रजिस्टर लिख देता हूँ। चौथा पॉइंट है यहाँ पर रोम लिख देता हूँ। और पांचवा पॉइंट है बच्चों यहाँ पर केस मेमोरी लिख देता हूँ, तो बच्चों इनमें से बफर में ना तो हार्ड डिस्क काम करती है, ना रैम करती है, ना रजिस्टर, ना रोम। कौन करती है बच्चों? केस। बच्चों क्लियर? बफर वो होती है जो स्पीड बढ़ाने के काम में आती है, जो लगाई जाती है, उनको बफर कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, लैंग्वेज आपकी क्लियर हो गई होगी। सेकेंडरी स्टोरेज, ये बिल्कुल सेकेंडरी स्टोरेज है। ये क्या है बच्चों? ये प्राइमरी मेमोरी है। बच्चों क्लियर? प्राइमरी मेमोरी है। रजिस्टर क्या है? इसको सीपीयू मेमोरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सीपीयू मेमोरी कहते हैं। रोम क्या है? तो रोम बच्चों याद रखिए, आपके कंप्यूटर को या बूट ओरिएंटेड या फिर बूट सपोर्टेड मेमोरी है।
बच्चों क्लियर। बूट सपोर्टेड मेमोरी है, बूट को सपोर्ट करने के लिए मेमोरी यूज आती है, सपोर्टेड मेमोरी है बच्चों क्लियर। और केस क्या है, तो केस एक बफर मेमोरी है बच्चों क्लियर। किसके बीच में लगती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो केस मेमोरी हमेशा ध्यान रखिए आपका रजिस्टर या फिर सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगती है। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में आपकी कैश मेमोरी लगती है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये एज ए वर्क करती है किसका, बफर। ये कंप्यूटर टीचर में आया था, इनमें से कैश मेमोरी का मेन काम क्या है, तो बफर है बच्चों क्लियर। अब बच्चों ये सीपीयू हो गया, ये आपकी प्राइमरी हो गई, एक इन दोनों के बीच में बफर लगती है बच्चों क्लियर। तो ये याद रखना, ये हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया और एक इनके बीच में भी बफर लगती है बच्चों क्लियर। एक बफर मेमोरी यहाँ पर भी होती है। तो अगर वो डायरेक्ट पूछे बफर मेमोरी कहाँ लगती है, तो आपको आंसर देना है क्या, प्राइमरी मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच में। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछे कि केस बफर कहाँ लगती है, तो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या होता है बच्चों, बफर की तरह काम करता है, ये भी बफर की तरह काम करता है। ये दोनों का यूज क्या है, स्पीड बढ़ाने के लिए। इन दोनों का यूज स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जबकि इसका यूज स्टोरेज के लिए बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं मैं बच्चों क्लियर। हाँ जी, कमेंट करते रहो, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन के ऊपर आइए कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। सीपीयू के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, सीयू होता है, एएलयू। रोम इज ए परमानेंट मेमोरी टू सपोर्ट कंप्यूटर स्टार्टिंग प्रोसेस। वेरी गुड रवि बेनीवाल, बिल्कुल सही है, क्लियर है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है आपको। इससे पहले कितने वीडियो हो गए, 5 में सब पढ़ा दिया। रवि जी आप डायरेक्ट आगे शायद देख के आना है ना, मैंने पूरा समझा रखा है रोम का यूज क्या है, क्लियर। रोम कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं। एक एक क्वेश्चन एजिटेज सेट होता है बच्चों, बिल्कुल एजिटेज। कहा ही जाता है अरविंद सर से एक बार कंप्यूटर पढ़ लीजिए, आपका कंप्यूटर में एक भी नंबर गलत नहीं होगा। उस बंदे को पता है कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे आपको उसका आंसर देना है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन ये है, चलो क्वेश्चन से पहले अपन लेते हैं सीपीयू। अब सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट, तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एएलयू, रजिस्टर। तो इनकी वर्किंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई आपसे पूछे सीयू का मेन काम क्या है, तो सीयू की अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ मेन काम है बच्चों क्लियर। कौन कौन से मेन काम है यहाँ पर लिख रहा हूँ। सीयू का मेन काम है डिकोड करना बच्चों क्लियर, डिकोड करना, डिकोड करना बच्चों क्लियर, डिकोड करना। डिकोड करना मतलब किसी की जान पहचान को ढूंढना बच्चों क्लियर। दूसरा पॉइंट है डेटा को फेच करना। पहला काम है डेटा फेच करना, डेटा फेच करना, डेटा फेच करना बच्चों क्लियर, फेच करना, डेटा फेच करना, डेटा फेच करना। ये किसका काम है, तो ये सीपीयू का काम है। फेच का मतलब क्या होता है, जो रैम है वहां से डेटा को उठा के लेना बच्चों क्लियर, डेटा उठा के लेना उसको कहते हैं फेच करना बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डेटा फेच करना, डिकोड करना, ये इसका काम है। तीसरा है बच्चों इमेज प्रोसेसिंग करवाना। इमेज प्रोसेसिंग, इमेज के लिए आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, एएलयू के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इमेज प्रोसेसिंग करवाना बच्चों क्लियर। तो डेटा फेच करना, डिकोड करना, इमेज प्रोसेसिंग करवाना, ये सीयू का काम है। इसके अलावा और क्या है, तो सीयू का मेन काम क्या है, कंट्रोल द हार्डवेयर, कंट्रोल ऑल हार्डवेयर, ऑल हार्डवेयर, हार्डवेयर बच्चों क्लियर। जितने भी हार्डवेयर है उनको कंट्रोल भी कौन करता है, कंट्रोल ऑल हार्डवेयर, एएलयू बच्चों क्लियर। एएलयू के अंदर आप सबको पता है एडर होता है, बिल्कुल एडर होता है। तो बच्चों एडर होता है, सबट्रैक्टर होता है, एडर होता है, एडर होता है, इसके अलावा सबट्रैक्टर होता है। इसी तरीके से बच्चों और भी बहुत सारे डायग्राम होते हैं, या फिर ये बोलिए हार्डवेयर होते हैं। इनको कंट्रोल कौन करता है, तो इनको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल बाय सीयू बच्चों क्लियर। ये सारे के सारे कंट्रोल बाय सीयू है, कंट्रोल बाय सीयू बच्चों क्लियर। कंट्रोल यूनिट के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, कंट्रोल बाय सीयू। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेटा को फेच करना, डिकोड करना, इमेज प्रोसेसिंग कराना, कंट्रोल ऑल हार्डवेयर, कंट्रोल बाय सीयू कौन, एडर, सबट्रैक्टर, या फिर एएलयू सर्किट भी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो बच्चों याद रखना सीयू के द्वारा ही कंट्रोल होता है। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई कैलकुलेशन है, अगर मान लीजिए कोई गाना चल रहा है, तो वो एएलयू के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। वो गाना डायरेक्टली बच्चों यहीं पर उसको डिकोड कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सीयू, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट है बच्चों क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन है, जैसे कैलकुलेशन में अर्थमेटिक कैलकुलेशन है बच्चों क्लियर, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन की अगर बात करें, इसके अलावा लॉजिकल वर्क है कि ग्रेटर देन, लेस देन, अगर ये ढूंढना है बच्चों क्लियर, लॉजिकल वर्क है। लॉजिकल वर्क में कौन कौन से वर्क आते हैं, तो बच्चों याद रखना लॉजिकल वर्क में एंड आता है, और आता है, नोट आता है, ये वर्क लॉजिकल वर्क के अंदर आते हैं बच्चों क्लियर। तो आपने बिटवाइज का नाम सुना होगा, बिटवाइज लॉजिक,
तो बिटवाइज लॉजिक भी इसी के अंदर आते हैं बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रिलेशनशिप वाले लॉजिक, लॉजिकल बिटवाइज लॉजिक में एंड है, और है बच्चों, क्लियर, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये जितने भी है, एक्सोर है, ये बिटवाइज लॉजिक के अंदर आते हैं। इसके अलावा लॉजिकल कैलकुलेशन और रिलेशनल में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब कौन चेक करता है? ये सब ALU चेक करता है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि सर प्लस करना है, यहाँ जाना होगा, और अगर लेकिन गाना ही सुनना है या किसी इंस्ट्रक्शन को डिकोड ही करना है, तो CU तक ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर उस इंस्ट्रक्शन के अंदर अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल कैलकुलस है, तो फिर वो ALU के पास जाएगा बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं रजिस्टर बच्चों, क्लियर। तो रजिस्टर एक अपने आप में एक चैप्टर है, उसको अपन पूरा देखेंगे। लेकिन अभी तुम इतना ध्यान रखो कि CU के पास सबसे पहले डेटा आता है, ALU के पास नहीं आता। तो CU के पास जैसे ही डेटा आया, तो CU बच्चों उस डेटा को लेता है। और बच्चों याद रखना, ये कौन है? CU है। यहाँ पर कौन है? CU। तो इससे रिलेटेड है, तो उसको डिकोड कर लेगा और वो देखेगा अगर अर्थमेटिक वर्क है तो ALU को अलर्ट कर देगा। यहाँ पर कौन है? ALU है। ALU में के अंदर एड्रेस सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, ये बहुत सारे सर्किट होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है? रजिस्टर होता है बच्चों, क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है, रजिस्टर भी दो तरीके के, वो रजिस्टर में देख लेंगे, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, क्लियर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से अपन को रजिस्टर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है, ज्यादा डीप में अपने नहीं आता। तो ये क्या क्या काम करता है? तो डिकोड करता है बच्चों, इमेज प्रोसेसिंग करवाता है। ये क्या करता है? तो कन्वर्जन का काम करता है। ये क्या करता है? तो बच्चों कंट्रोल करता है पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम किसका है? CU का है। ALU क्या करता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल वर्क परफॉर्म करता है। अगर होगा उस इंस्ट्रक्शन के अंदर अर्थमेटिकल लॉजिकल, तब ये काम करेगा, नहीं है तो CU तो काम हमेशा करेगा ही। रजिस्टर क्या करेगा? तो अभी तो बस एक वर्ड में याद रखना, टेम्परेरी डेटा होल्ड करता है, टेम्परेरी डेटा होल्ड करता है, डेटा होल्ड करता है। अब बच्चों क्यों करता है? क्योंकि मान लो आपका इंस्ट्रक्शन आया 3+4, तो 3+4 जब आया तो बच्चों CU ने 3 को भी रजिस्टर के अंदर डाल दिया, 4 को भी रजिस्टर के अंदर डाल दिया बच्चों, क्लियर। और प्लस के लिए प्लस को एग्जीक्यूट बोल दिया कि आप रेडी हो जाइए। तो ALU जो डेटा लेता है 3 और 4, वो कहां से लेगा बच्चों? यहाँ से लेगा। और आंसर कितना निकालेगा? 7। अब 7 आंसर वापस इसके अंदर डाल देगा और बच्चों 7 आंसर पे CU के पास जाएगा और फिर वापस चला जाएगा बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन होती है, तो टेम्परेरी डेटा होल्ड करता है। अब अगला आएगा तो ये 3-4 ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। जैसे ही बच्चों को इंस्ट्रक्शन आया और तब उसका डेटा होल्ड करेगा, जैसे ही वो गया ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। ये टेम्परेरी डेटा होल्ड करता है। दूसरा पॉइंट, रजिस्टर डेटा को बाइनरी रूप में होल्ड करता है। रजिस्टर डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में होल्ड करता है। बाइनरी मतलब समझ में आ गया होगा, बिट के रूप में होल्ड करता है बच्चों, क्लियर। होल्ड करता है ताकि स्पीड फास्ट हो, होल्ड करता है। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों, क्लियर। तो चलिए रजिस्टर बाद में देखेंगे अपन, क्योंकि रजिस्टर पूरा ही पढ़ाना आपको। तो कौन कौन से स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज, तो लेकिन ये आपके दिमाग में आ गया होगा कि रजिस्टर बहुत छोटी स्टोरेज होते हैं, रजिस्टर बाइनरी में डेटा होल्ड करते हैं, रजिस्टर टेम्परेरी डेटा को होल्ड करते हैं, जो CPU को अभी जरूरत है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये पूरा का पूरा तीनों मिलाकर इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं बच्चों, क्लियर। हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? CPU। तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर हमेशा अपन CPU को कहते हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर समझ में आ गया, हार्ट ऑफ कंप्यूटर CPU को कहते हैं। तो अच्छा, अगर CPU ऑप्शन में नहीं है, एक बार एक क्वेश्चन आया हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो बच्चों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर CPU है तो CPU लगाना। हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो ऑप्शन कुछ ऐसे थे, CU था बच्चों, ALU था बच्चों, दूसरा तीसरा प्राइमरी मेमोरी था, और चौथा आपका रजिस्टर था बच्चों, क्लियर। क्या था? रजिस्टर। तो बच्चों आप बताइए, यहाँ पर तो CPU है ही नहीं। अगर यह CPU लगा होता तो CPU लगाते, लेकिन अगर CPU नहीं है तो आपको आंसर क्या देना है? CU बच्चों, क्लियर। क्यों? क्योंकि यहाँ CU, यहाँ पर क्लॉक चलती है बच्चों। क्लॉक जो होती है ना, क्लॉक होती है किसके अंदर? CPU के अंदर बच्चों, क्लियर। CPU होल्ड क्लॉक बच्चों, क्लियर। तो CPU क्लॉक होल्ड करता है। अब जो क्लॉक होल्ड करता है बच्चों, क्लियर। अब जैसे जैसे क्लॉक चलती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, क्लॉक के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्लॉक के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी, क्लॉक के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, फ्रीक्वेंसी
जनरेट होती है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्लॉक होती है और क्लॉक के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और हार्ट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू है, अगर सीपीयू नहीं है तो फिर आपको आंसर सीयू देना है, क्लियर, और कोई इलाज नहीं है, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन ये होता हार्ट ऑफ कंप्यूटर बताओ, यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता हार्ट ऑफ कंप्यूटर बताइए, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बताइए, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बताइए बच्चों, क्लियर। और यहाँ पर ऑप्शन सीयू भी होता और दूसरा सीपीयू भी होता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा एएलयू भी होता, चौथा रजिस्टर भी होता। तो बच्चों यहाँ बेस्ट आंसर क्या होता, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर होता सीपीयू बच्चों, क्लियर। तो हार्ट हो चाहे ब्रेन हो बच्चों, क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना, ब्रेन और यहाँ पर ब्रेन हो बच्चों, क्लियर, ब्रेन हो, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ब्रेन या हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो वहां पर सीयू देना, यहाँ पर सीपीयू देना, क्लियर। चलिए, अगर वो ये कहे एक्चुअल प्रोसेसिंग कौन कराता है, क्लियर, तो इंस्ट्रक्शन की एक्चुअल प्रोसेसिंग कौन कराता है, क्लियर। इंस्ट्रक्शन एक्चुअल प्रोसेसिंग कहाँ होती है, एक्चुअल प्रोसेसिंग कहाँ होती है, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, एक्चुअल प्रोसेसिंग कहाँ होती है बच्चों, क्लियर। तो इंस्ट्रक्शन की एक्चुअल प्रोसेसिंग कहाँ होती है, पहला है सीयू के अंदर, दूसरा है एएलयू के अंदर, तीसरा है रजिस्टर के अंदर, तीसरा है रजिस्टर के अंदर बच्चों, क्लियर, और चौथा है बच्चों प्राइमरी मेमोरी के अंदर या रैम के अंदर बच्चों, क्लियर। तो आपका आंसर देना है एएलयू, क्लियर। तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रेन का मतलब, क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या, एक बार कमेंट करो कि हाँ सर क्लियर है। थोड़ी कोई काम चल रहा है सर पड़ोस में, उसकी आवाज आ रही हो, क्लियर है। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो हार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लॉक होती है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में दिमाग वाली चीज एक ही है बच्चों, क्लियर, बाकी तो सब स्टोरेज और यही है बच्चों, क्लियर। अच्छा, क्लॉक होती है, पल्स जनरेट करती है, क्लॉक सीपीयू के अंदर होती है। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। क्या आप डिस्टर्ब हो रहे हो आवाज से, क्या आप आवाज से डिस्टर्ब हो रहे हो क्या, क्या आप आवाज से डिस्टर्ब हो रहे हो, क्या आवाज आ रही है क्या आपको, नो, ठीक है, नो सर, ठीक है। तो इसको खत्म कर लेते हैं अपन सीपीयू को। तो सीयू हो गया, एएलयू हो गया और रजिस्टर हो गया। रजिस्टर की चर्चा अपन कल करेंगे काफी डीप में, लेकिन ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए आप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सीपीयू पे और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सीपीयू की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो सीपीयू की अगर मैं बात करूं तो सीपीयू की स्पीड नापी जाती है, एक तो सीपीयू है ना बच्चों, ये फर्स्ट जनरेशन से ही आ रहे थे। तो फर्स्ट जनरेशन में सीपीयू का काम कौन कर रहा था, तो फर्स्ट जनरेशन में सीपीयू का काम कर रहा था वैक्यूम ट्यूब काम कर रही थी बच्चों, क्लियर। बच्चों याद रखिए, वैक्यूम ट्यूब सीपीयू का काम कर रही थी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर काम कर रहा था किसका, सीपीयू का। थर्ड जनरेशन में आईसी आ गई बच्चों, क्लियर, इंटीग्रेटेड सर्किट बच्चों, क्लियर। तो याद रखना इंटीग्रेटेड सर्किट बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फोर्थ जनरेशन में जो एक्चुअल जो आप आज का सीपीयू देखते हैं वो फोर्थ जनरेशन में आया था। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई आ गया, वीएलएसआई को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं बच्चों, क्लियर। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया था, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आया था। तो बच्चों याद रखना, जो आज का माइक्रो प्रोसेसर है, आज का जो सीपीयू है वो माइक्रो प्रोसेसर ओरिएंटेड सीपीयू है। तो वीएलएसआई कौन सी जनरेशन में आया, ये कौन सी जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन। तो सीपीयू की जनरेशन अगर वो पूछे तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन बच्चों, क्लियर। माइक्रो प्रोसेसर चीज अलग है और बच्चों सीपीयू चीज अलग है बच्चों, क्लियर। सीपीयू का मतलब तो प्रोसेसिंग यूनिट है, वो कोई भी हो सकती है। और एक माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल बच्चों जो सेमीकंडक्टर से बना होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो ये चिप है बच्चों, क्लियर, ये सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। अच्छा, इसके बाद इंटेल 8008 बच्चों, क्लियर, ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ऐसे बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर अभी दुनिया में चल रहे हैं बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो वीएलएसआई यानी फोर्थ जनरेशन में आजकल का माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया, तो ये क्वेश्चन आया था माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में डेवलप हुआ। माइक्रो प्रोसेसर डेवलप
डेवलप इन विच जनरेशन, इन विच जनरेशन। तो बच्चों आंसर क्या देना है, विच जनरेशन। बच्चों क्लियर, तो आपका आंसर है बच्चों फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। बच्चों क्लियर, फोर्थ जनरेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन। अच्छा एक चीज आपको और बोल देता हूं, माइक्रो प्रोसेसर। बच्चों क्लियर, तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, और ये सेकंड माइक्रो प्रोसेसर है। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि फिफ्थ जनरेशन में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया। बच्चों क्लियर, फिफ्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आया UVLSI। बच्चों क्लियर, तो इसमें क्या होता है, अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल। यू का मतलब होता है अल्ट्रा, वी का मतलब होता है वेरी, एल का मतलब होता है लार्ज, एस का मतलब होता है स्केल, और इंटीग्रेशन। बच्चों क्लियर, तो वर्ड सुनिए, अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें पाइपलाइनिंग होती है, पाइपलाइन। बच्चों क्लियर, पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर पैरेलल जुड़ते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, UVLSI में क्या होता है, तो मल्टीपल प्रोसेसर ऐसे जुड़ते हैं। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा, मल्टीपल प्रोसेसर इस तरीके से जुड़ते हैं। बच्चों क्लियर, इसको बोलते हैं पैरेलल। प्रोसेसर हमेशा पैरेलल जुड़ते हैं, बच्चों क्लियर, तो ये पैरेलल है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, पैरेलल जुड़े हुए हैं सब इससे। क्लियर, नेक्स्ट, अब कॉमन सी बात है, कोई आपसे पूछे प्रोसेसर कैसे जुड़ते हैं, तो प्रोसेसर हमेशा पैरेलल तरीके से जुड़ते हैं, मतलब एक प्रोसेसर को यूज नहीं करके मल्टीपल प्रोसेसर को यूज करते हैं इसके अंदर, UVLSI के अंदर। बच्चों क्लियर, यहाँ पर आ जाइए, पाइपलाइन बच्चों पैरेलल पाइपलाइन होती है, एक सीरियल पाइपलाइन भी होती है। तो सीरियल पाइपलाइन की अगर बात करें, तो पाइपलाइन में बच्चों सीरियल पाइपलाइन के अंदर रैम जुड़ती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सीरियल इस तरीके से होती है, एक रैम भरेगी तो डेटा दूसरी रैम में जाएगा। बच्चों ये रैम अगर फुल भरेगी तभी डेटा दूसरी रैम में जाएगा, इसको बोलते हैं सीरियल पाइपलाइन। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो रैम जुड़ती है, रैम हमेशा सीरियल तरीके से जुड़ती है, रैम हमेशा सीरियल तरीके से जुड़ती है। बच्चों क्लियर, सीरियल तरीके से जुड़ती है, क्लियर, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। और हमेशा प्रोसेसर पैरेलल जुड़ते हैं बच्चों। क्लियर, ताकि मान लीजिए 5 जॉब है तो सबको एक एक मिल जाए, और अगर यहाँ 5 जॉब आ रही है तो पहले रैम फर्स्ट में जाएगी, वो भरेगी तो सेकंड में जाएगी, वो भरेगी तो थर्ड में जाएगी। बच्चों क्लियर, अगर वो कोई ये कह दे कि सर 5 रैम है 2-2 GB की और डेटा 1 GB का ही है, क्या सभी में जाएगी या फर्स्ट में जाएगी, तो फर्स्ट में जाएगी, सब में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भरेगा तो दूसरे में जाएगा। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन और क्या बन सकता है, क्लियर है बच्चों, तो पाइपलाइन 2 तरीके की, पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट 5th जनरेशन में आया। VLSI माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसके ऊपर इंटेल लगा होता है, पंखा लगा होता है बच्चों। IC, उससे पहले CPU का काम IC, फिर ट्रांजिस्टर, फिर वैक्यूम ट्यूब करते थे। 5th जनरेशन के CPU को UVLSI कहते हैं। बच्चों क्लियर, अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। IC भी 3 तरीके की होती है, एक होती है बच्चों SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर, एक होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटर, और एक होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। बच्चों क्लियर, LSI के बाद VLSI आई, इसी को अपन माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर किसको कहते हैं, तो VLSI को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्लियर, ऑल टाइम वर्किंग प्रोसेस में होता है। तो सर प्रीवियस क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन, रवि क्या लिखा है क्वेश्चन, एक बार वापस टाइप कर दोगे, थोड़ा आधा ऊपर आधा नीचे हो गया है ना। क्या कंसेप्ट क्लियर है, जो भी आपके कंफ्यूजन है मैं सारे क्वेश्चन लिख लिख के आपको बता रहा हूं कि ये ओके करता हूं सर, ठीक है। जितना भी आपके कंफ्यूजन है उनको मिटाओ, कंफ्यूजन मिटते ही आपकी जॉब लग जाएगी। क्लियर है बच्चों, और बेसिक चीजें तो आपको पता ही, CPU किसमें जुड़ता है, तो पैरेलल तरीके से जुड़ता है, रैम किसमें जुड़ती है, तो सीरियल तरीके से जुड़ती है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए, CPU की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो CPU की अगर मैं बात करूं तो CPU बच्चों ये रहा, तो CPU की अगर मैं बात करूं ये CU है बच्चों, ये क्या है ALU है बच्चों। क्लियर, और इसके बाद यहाँ रजिस्टर है। CPU के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। क्लियर, आजकल केस भी आ रही है, तो बच्चों जैसा क्वेश्चन वैसा आपको आंसर देना है। तो रजिस्टर बच्चों, क्लियर, रजिस्टर की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब बच्चों CPU की स्पीड किसमें नापी जाती है, CPU की स्पीड किसमें नापी जाती है, स्पीड तो बच्चों किसमें नापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है बच्चों। क्लियर,
अब देखिए सीपीयू की स्पीड हर्ट्ज में नापी जाती है, डेटा ट्रांसफर स्पीड किस में नापी जाती है, तो डेटा ट्रांसफर स्पीड, ट्रांसफर स्पीड कहीं पर भी डेटा ट्रांसफर हो उसकी स्पीड नापी जाती है बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। बच्चों क्लियर। मॉनिटर की स्पीड किस में नापी जाती है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो मॉनिटर की स्पीड भी हर्ट्ज में नापी जाती है, कि स्पीड भी हर्ट्ज में नापी जाती है, स्पीड भी किस में नापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्पीड की बात करूं तो सीपीयू की स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड, मॉनिटर की स्पीड। क्लियर। सुपर कंप्यूटर के सीपीयू की हर्ट्ज स्पीड, बच्चों क्लियर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड, सुपर कंप्यूटर बच्चों सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, क्लियर। स्पीड किसमें नापी जाती है, किसमें नापी जाती है, किसमें नापी जाती है, नापी जाती है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए सीपीयू अलग चीज है, सुपर कंप्यूटर अलग चीज है। तो सीपीयू की स्पीड हर्ट्ज में नापी जाती है, डेटा ट्रांसफर स्पीड बिट पर सेकंड में नापी जाती है। बच्चों क्लियर। तो ये याद रखना, मॉनिटर की स्पीड हर्ट्ज में नापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, फ्लॉप्स में नापी जाती है। बच्चों क्लियर। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी आ जाती है फ्लॉप। बच्चों क्लियर। तो फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ये फ्लॉप, फ्लोटिंग पॉइंट। बच्चों क्लियर। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ऑपरेशन पर सेकंड। बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड करते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है। नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, सीपीयू अलग है, डेटा ट्रांसफर स्पीड अलग है, मॉनिटर की स्पीड अलग है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड अलग है, और कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो बच्चे सीपीयू से जोड़ देते हैं इसको, नहीं, कंप्यूटर में सीपीयू के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, स्पीड नापी जाती है। तो बच्चों आप सबको पता है नापी जाती है, किसमें नापी जाती है, तो बच्चों नापी जाती है। अब इनमें से किस किस में नापी जाती है, तो मेगाबिट पर सेकंड या बाइट, मेगाबाइट, तो बिट आता है यहाँ पर, ध्यान रखना, एमबी, बिट पर सेकंड। बच्चों क्लियर। गीगाबिट, बिट पर सेकंड। बच्चों क्लियर, क्लियर। मेगाबिट पर सेकंड और गीगाबिट पर सेकंड। क्लियर। तो इसमें नापी जाती है कंप्यूटर की स्पीड। तो कंप्यूटर बोले तो कंप्यूटर आंसर देना, सुपर कंप्यूटर बोले तो वो आंसर देना। मॉनिटर की स्पीड नापी जाती है हर्ट्ज। बच्चों क्लियर। और डेटा ट्रांसफर स्पीड नापी जाती है किसमें, बिट्स पर सेकंड। डेटा ट्रांसफर कंप्यूटर अलग है, सुपर कंप्यूटर अलग है, मॉनिटर अलग है, डेटा ट्रांसफर स्पीड अलग है। सीपीयू की स्पीड इसमें नापी जाती है हर्ट्ज। अब हर्ट्ज क्या होता है, तो ये भी देख लीजिए। हर्ट्ज होता है साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। बच्चों क्लियर। अगर कोई कहते 10 लाख साइकिल पर सेकंड, इसका मतलब 10 लाख साइकिल पर सेकंड कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 लाख हर्ट्ज हो जाएगी। बच्चों क्लियर। तो हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। क्लियर। अगर कोई डाउट है तो बताइए, मेरी तरफ से सीपीयू का पूरा कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की। अब अपन एक एक चीज आगे बढ़ेंगे। मेगाबिट पर सेकंड कंप्यूटर की स्पीड है, गीगाबिट पर सेकंड जो फास्ट कंप्यूटर उनकी स्पीड है। बच्चों सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में नापी जाती है। अब इसमें भी टेरा फ्लॉप्स तक पहुंच गई है, पेटा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स। क्लियर। हर्ट्ज, डेटा ट्रांसफर स्पीड बिट पर सेकंड। डेटा स्टोरेज, बच्चों क्लियर, बाइट में नापा जाता है। डेटा स्टोरेज किसमें नापा जाता है, तो डेटा स्टोरेज किसमें नापा जाता है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड बाइट होता है। बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रिंटर की स्पीड 3 अलग अलग तरीके से नापी जाती है। प्रिंटर की स्पीड, बच्चों क्लियर, प्रिंटर की स्पीड, तो प्रिंटर की स्पीड 3 अलग अलग तरीके से नापते हैं। बच्चों क्लियर। लाइन करेक्टर प्रिंटर है, तो करेक्टर प्रिंटर अगर करेक्टर प्रिंटर, तो उनकी स्पीड, प्रिंटर की स्पीड सीपीएस में नापी जाती है, करेक्टर पर सेकंड। बच्चों क्लियर। लाइन प्रिंटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो लाइन प्रिंटर की स्पीड बच्चों लाइन पर मिनट में नापी जाती है, एलपीएम और एलपीएस दोनों में नापी जाती है, एलपीएस में भी नापी जाती है। और पेज प्रिंटर की स्पीड, किसमें नापी जाती है, तो पेज प्रिंटर की स्पीड पेज पर मिनट। बच्चों क्लियर। और पेज पर सेकंड दोनों में नापी जाती है। अच्छा, अब इनमें अगर दोनों ऑप्शन हो तो यहाँ पर मिनट देना, यहाँ पर भी मिनट देना, करेक्टर में आपको सेकंड देना है। क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों। और भी बच्चों अपन पढ़ते रहेंगे। राउटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो राउटर की स्पीड बाउंड में नापी जाती है। राउटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो राउटर की स्पीड बाउंड में नापी जाती है, की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो राउटर की स्पीड
बाउड में नापी जाती है, BAUD बच्चों क्लियर, में नापी जाती है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसको भी अपन बिट पर सेकंड ही कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्या है, बाउड है बच्चों क्लियर। चलिए ये क्लियर है बच्चों, आज की क्लास समझ में आ गई सबके, क्लास भी थोड़ी लंबी हो गई, 1 घंटे से ऊपर की हो गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कल लेंगे अपन रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर है क्लियर, जितने भी रजिस्टर है उनकी चर्चा करेंगे, कौन कौन से रजिस्टर है, जनरल पर्पज है ना, इनकी अपन चर्चा करेंगे। 2 दिन में छुट्टी पे रहूंगा बीच में कि शादी पे जाना है, बाकी आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर, समझ में आ गया, चलिए धन्यवाद।